तो चलिए अब जरा जम्मू कश्मीर की बात हम कर ही रहे हैं तो कोरोना के कहर की भी बात करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। ये तस्वीर हम आपको कश्मीर की दिखा रहे हैं, जहां पर कश्मीर में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि अगर हम कल की बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ मामले कोरोना के आए हैं। जम्मू कश्मीर में 75 मामले कल सामने आए। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें, नए पॉजिटिव मामलों में जम्मू भी शामिल रहा, क्योंकि जम्मू में हम देख रहे थे कि किस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मामले हालांकि स्थिर हो गए थे, लेकिन जैसे जैसे श्रमिक ट्रेनें पहुंच रही हैं और बाहरी राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे जम्मू में भी कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ रहे हैं। अगर कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर का भी यही हाल है। हालांकि कश्मीर में रिकवरी रेट में भी सुधार हो रहा है, लेकिन कश्मीर में एक दिन में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। विनोद, जिस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्होंने छात्रों के बारे में भी कहा, ऑनलाइन सिस्टम के बारे में भी कहा, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को हम कुछ देर पहले सुन रहे थे, उनका यह कहना था कि सभी सिस्टम ऑनलाइन है। उज्ज्वला योजना की बात कर लीजिए या फिर अभी जो लोन देने की बात हो रही है किसानों को, वो भी ऑनलाइन सिस्टम है, छात्रों की क्लास है वो भी ऑनलाइन सिस्टम है। लेकिन उसका सीधा सीधा लाभ कैसे मिलेगा जब जम्मू कश्मीर में नेट सेवा होगी ही नहीं और 4G इंटरनेट सेवा होगा ही नहीं, तो वो कैसे इस दौर में उस सिस्टम का लाभ उठा सकेंगे जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि ये चीजें लोगों को मिलेंगी। हाँ बिल्कुल हर्ष, आपने ठीक कहा। जब आपके पास 2G सर्विस है, आप ऑनलाइन सेवा क्या दे सकते हैं। और आप बार बार ये कहते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है, जब 2G सेवा होगी तो मुझे नहीं लगता है क्वाइट इम्पॉसिबल। लेकिन मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, इस पर भी टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है हर्ष, की उन्होंने डायरेक्शन दी है कि आप एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें जिसमें मानव अधिकारों के अधिकार और राष्ट्र की सुरक्षा दोनों को समानांतर रखा जाए। यानी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये बात अच्छी है कि पूरे बाकी समूचे देश में ऑनलाइन सेवा दी जाएगी, पढ़ाई की सेवा दी जाएगी। तो ये बेटर फैसला जो है आज निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है, केंद्रीय वित्त मंत्री है, उन्होंने किया। जी हर्ष, बिल्कुल ये उन्होंने लिया है, लेकिन उन्होंने मनरेगा की बात भी करी कि 40,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे मनरेगा के तहत। लेकिन कुछ दिनों पहले ही हमने जम्मू कश्मीर के किसान की तस्वीर देखी थी, वो लगातार ही कह रहा था कि मनरेगा के तहत हमने काम तो किया लेकिन हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए। तो क्या ये सवाल खड़े नहीं होते कि जो मनरेगा के तहत पहले भी काम किया गया है, नरेगा के तहत पहले भी काम किया गया है, उसका पैसा तो पहुंचा नहीं, और इस वक्त वित्त मंत्री सीधा सीधा कह रही है कि 40,000 करोड़ रुपए अकाउंट में डाला जाएगा, जारी कर दिया गया है और उनको पैसे दिए जाएंगे। हाँ बिल्कुल हर्ष, आपने ठीक कहा। जब ये मनरेगा था, फिर बाद में पहले नरेगा था, फिर मनरेगा बना, लेकिन लूप होल अक्सर ही रहे। अब थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगा है, अब चीजें ऑनलाइन होने लगी हैं, ट्रांजैक्शन जो है सीधी बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं। लेकिन पहले तो जाली लिस्ट बना करके लोग कर लेते थे, यानी एक ही व्यक्ति ने लिस्ट बनानी है, सबकी उस पैसा विड्रॉ कर लेना है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सुधार हो रहा है, लेकिन इस सुधार में भी हमने बड़ी खामियां देखी हैं। कुछ रोज पहले ही हमने RSपुरा से एक स्टोरी कवर करवाई थी, जिसमें जिन लोगों ने मनरेगा में काम ही नहीं किया, उनके अकाउंट में पैसे आते हैं, फिर वो टाउट आता है, उनके अकाउंट से पैसे निकलवाता है, थोड़े उनको देते हैं, बाकी सारे वो खुद ले जाते हैं। इस तरह के लूप होल्स हैं। मुझे लगता है कि पहले इस तरह के लूप होल्स को प्लग करना चाहिए। इतना बड़ा अमाउंट आप बैंक अकाउंट में डालने जा रहे हैं मनरेगा के तहत, तो कम से कम ये सुनिश्चित होना चाहिए कि चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। जिसके अकाउंट में पैसे जाए उसने काम भी किया होना चाहिए, उसको बेनिफिट भी मिले। कहीं ये ना हो कि जैसे हमने RSपुरा की कथा सुनाई थी, कहानी सुनाई थी, वही हो कि किसी ने काम भी नहीं किया, उनके अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं और टाउट आके उसके पैसे निकलवा भी रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए, उसके बाद जो है जो पैसे हैं वो अकाउंट में डालने चाहिए। जी बिल्कुल विनोद, ये तो बात हुई कृषि की और छात्रों की शिक्षा की बात हुई। अब जरा स्वास्थ्य की भी बात करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। लेकिन जम्मू कश्मीर की हम तस्वीर
तस्वीर देखते हैं आप, चाहे सीमावर्ती इलाकों में देख लीजिए, वहां पे सिर्फ एक एम्बुलेंस है, वो भी टूटी फूटी एम्बुलेंस है और लोगों तक वो नहीं पहुंच पा रही। आप सड़क की बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पैसा दिया गया जम्मू कश्मीर में, लेकिन आज उतनी सड़क दुर्घटना में लोग मारे जाते हैं जितनी आतंकवादी घटना में नहीं मारे जाते। तो कहां ये लाभ मिल सकेगा आने वाले दिनों में? अच्छी बात है सरकार की तरफ से पैसा जारी किया गया है, लेकिन उम्मीद ये रहेगी कि ये पैसा उन लोगों तक पहुंचे और सुविधाएं लोगों तक दिखें, आखिर वो तस्वीर भी हमें नजर आए। बिल्कुल हर्ष, हेल्थ सेक्टर में जो पैसा दिया गया है, और हेल्थ सेक्टर को हमने भी कुछ रोज पहले हमने ये स्टोरी की थी, जो ट्विंस डिस्ट्रिक्ट है हमारी पुंछ और रजौरी, वहां पे वेंटिलेटर वाली एक ही एम्बुलेंस है जो क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस कहते हैं, और एक जो है वो ऐसी पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों की जरूरत है। और मैं ट्विंस डिस्ट्रिक्ट इसलिए बोल रहा हूं कि वहां पर हर्ष निरंतर 5 अगस्त 2019 से लेकर लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और रिहायशी इलाकों को टारगेट बनाया जाता है। ऐसे एरियाज, ऐसी पॉकेट्स में अगर आपके पास क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस नहीं है तो आप किस तरीके से हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने का दावा करते हैं? और वहां पे जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें इक्विपमेंट्स नहीं, अगर इक्विपमेंट्स है तो डॉक्टर्स की कमी है। इन चीजों को मुझे लगता है कि अब हेल्थ सेक्टर को ग्रामीण क्षेत्र में डाइवर्ट करने की जरूरत है। जैसे लोग शहरीकरण होता है, अब मुझे लगता है कि हेल्थ सेक्टर का ग्रामीणकरण होना चाहिए। ग्रामीण हल्कों में अगर बेटर हेल्थ फैसिलिटी होगी, शहर में तो अब प्राइवेट प्लेयर भी आ चुके हैं काफी सारे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट प्लेयर भी नहीं जाते हैं, और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में बेटर हेल्थ फैसिलिटी दे। जी हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जम्मू कश्मीर की हम बात करें, किस तरीके से निर्मला सीतारमण ने जो पैकेज की घोषणा की है 5वीं किश्त के बारे में, अब हम थोड़ा विस्तार से भी आपको बता देते हैं कि निर्मला सीतारमण ने आखिर क्या कुछ कहा है। क्योंकि पहली से 12वीं के छात्रों के लिए हर क्लास का अलग टीवी चैनल होगा, ये निर्मला सीतारमण कहती हुई नजर आई। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी खर्च निश्चित रूप से बढ़ाया जाएगा, हर जिले में संक्रामक रोग सेंटर बनाए जाएंगे। मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ अतिरिक्त जारी कर दिया गया है। किसानों को 2 महीने के लिए मुफ्त अनाज और दाल देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा 20 करोड़ लाभार्थियों के खातों में पैसे पहुंचाए जाएंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी गई है। कोरोना के बाद की तैयारियों पर भी सरकार नजर रखेगी। मनरेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और कोरोना पर दिया जाएगा ज्यादा जोर, ये भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हुई नजर आई थी। देश में 300 से अधिक कंपनियां पीपीई किट बना रही हैं। पहले एक भी कंपनियां नहीं थी। 1 लाख पीपीई किट एक दिन में बनाई जा रही है, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज कहती हुई नजर आई। 200 नई पाठ्य पुस्तकें ई पाठशाला में जोड़ी गई हैं, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा है। हम मनरेगा, हेल्थ, शिक्षा, बिजनेस, कंपनी एक्ट, इज ऑफ डूइंग बिजनेस और राज्य सरकारों के रिसोर्स पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, ये भी आज वित्त मंत्री ने कहा। निर्माण कार्य में लगे मजदूरों तक मदद पहुंचाई जाएगी, ये भी निर्मला सीतारमण कहती हुई नजर आई। प्रवासी मजदूरों के लिए भी आज उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई गई ट्रेनें का किराया 85% केंद्र सरकार ने दिया है और ट्रेन के अंदर खाना भी मुहैया करवाया गया है। हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं, हमने किस तरह का अनाज, गैस और कैश मदद लोगों तक पहुंचाया है, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खासकर कहती हुई नजर आई। अब जरा उज्ज्वला योजना की भी बात करते हैं, क्योंकि उज्ज्वला योजना का लाभ आम जनता तक पहुंचाया गया है और 20 करोड़ जनधन खाते में सीधे पहुंचाए गए हैं, ये निर्मला सीतारमण ने आज कहा है, जो वित्त मंत्री कहती हुई नजर आई थी। गरीबों को अनाज के बारे में भी आज कहा गया और गरीबों को अनाज मुहैया करवाया जा रहा है। पीएम ने कहा है, जान है तो जहान है। निर्मला सीतारमण ने यह बात कही और कहा कि गरीबों को अनाज मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि जो मोदी का भाषण है आप उसको दोबारा से सुनिए, आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा था, क्योंकि जो उन्होंने बात कही थी उनके अलग अलग मायने निकलते हैं। उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये तमाम बातें कही और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चौथी किश्त जब जारी की गई थी तो चौथी किश्त में सबसे ज्यादा जो ध्यान था अस्पतालों को लेकर कहा गया था, कैंसर और अन्य बीमारियों के लेकर भी कहा गया था कि उसके लिए भी ध्यान दिया जा रहा है। हवाई अड्डों के बारे में भी कहा गया था कि 12 हवाई अड्डों में निजी कंपनियों से 13,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश मिलेगा। निवेश के बारे में ये सारी बातें कही गई थी, लेकिन आज ज्यादातर जो बातें थी वो मनरेगा के तहत कहा गया। छात्रों के बारे में कहा गया कि छात्रों को किस तरीके से क्लास दी जाएंगी और टीवी चैनल के माध्यम से ये क्लास होगी। साथ ही साथ 200 नई पाठ्य पुस्तकें हैं वो ई पाठशाला में जोड़ी गई हैं, ऐसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती नजर आई।
तो चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।